Welcome student, this is Daisy ma'am, and today we are going to discuss on the next topic, that is the eukaryotic cells. So first we'll recall the previous topic, and previously we talked about the prokaryotic cell. तो prokaryotic cell क्या होता है वो हमने previous video में पढ़ा. That pro means ancient or primitive और caryon means nucleus. तो prokaryotic cells उनको बोलते हैं जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. वो ऐसे ही जस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल वो ऐसे ही लाई करता है विदाउट एनी मेम्ब्रेन, और उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. और उसका क्रोमोसोम जो होता है वो जस्ट लाइक अ सिंगल सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में होता है. और वो एग्जाम्पल में आपको बताया था बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूकैरियोटिक सेल. नाउ व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स? यूकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन क्या है? सेल्स हैविंग अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. उन सेल्स में जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं. एज यू कैन सी हियर सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस. आप इस सेल में देख सकते हैं कि सेल जो है अब बिल्कुल प्रॉपर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं. You can see mitochondria is there, mitochondria is there, lysosome is there, then endoplasmic reticulum. All these organelles are present in eukaryotic cells. ठीक है. So and the nuclear material is enclosed in the nuclear membrane. क्योंकि न्यूक्लियस इसका वेल डिफाइंड है तो जितने भी न्यूक्लियर मटेरियल इसका है वो सारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज रहता है. इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी समझाया था, बताया था कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का स्टडी हमने करके आपको बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. तो दिस इज द एक्चुअली दिस इज एग्जांपल ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, जिसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं. और न्यूक्लियस जो बेसिकली इसका जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है जो मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. नाउ विल डिस्कस द डिफरेंसेस. अब इन दोनों को अगर हम एक साथ रखें तो हम बहुत सारे डिफरेंसेस में निकाल सकते हैं. सो विल सी द डिफरेंसेस. सी हियर प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में कौन कौन है? बैक्टीरिया, आर्किया, सियानोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, जिसको हम सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. यूकैरियोट्स के अंदर हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड हेलमिन्ट्स. अब प्रोकैरियोटिक में अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में क्या है, न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है. एक क्रोमोसोम जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है. इन केस ऑफ यूकैरियोट न्यूक्लियस ट्रू होता है, मेम्ब्रेनस होता है, सेवरल लेयर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं. प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है. ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है. प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं. देन प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है, वेयरएज यूकैरियोट में सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. देन अबाउट दिस सेल वॉल अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, एक्सेप्ट आर्किया जिसमें पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होती इसकी वॉल में. यूकैरियोट्स में मैक्सिमम पॉलीसेकेराइड सेल वॉल्स होती हैं. ठीक है, अगर हम फंजाई की बात करें तो उसकी जो पॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन होगी वो विल बी कॉल्ड एज काइटिन. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनकी जो सेल वॉल होगी वो किस चीज़ से बनी होगी? सेल्यूलोज से बनी होगी. राइट. देन नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स में डिवीजन कैसा पाया जाता है? बाइनरी फ्यूजन होता है. ठीक है, बाइनरी फ्यूजन डिवीजन इसमें होता है. और यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर डिवीजन होता है, दैट इज द मिटोसिस सेल डिवीजन, जिसमें पेरेंट्स मिटोसिस सेल डिवीजन जिसमें सेल जो है वो डिवाइड करते हैं, पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं. तो ये इसका डिफरेंसेस हो गए बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. राइट. देन नेक्स्ट विल मूव ऑन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया दे आर माइन्यूट, ठीक है, माइन्यूट होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं या सॉसेजेस शेप बोल सकते हैं आप, स्पेरिकल ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। और माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर होती है, राइट, इट हैज़ गॉट 2 layers, यू कैन सी आउटर लेयर एंड इनर लेयर। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत स्मूथ होती है, राइट, और जो इनर लेयर होती है वो अंदर की तरफ फोल्डेड रहती है। सो दीज इनर फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे, इनको क्रिस्टे बोला जाता है। देन इनर मेम्ब्रेन के अंदर सब्सटेंस फील्ड आपको दिख रहा है ब्लू सब कलर का, दिस इज नोन एज द मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इसमें प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली नेसेसरी होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, और फूड का ऑक्सीडेशन क्यों होता है, टू रिलीज द एनर्जी, ठीक है, जब फूड ब्रेक डाउन होता है तभी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है, ये स्टोर करके रखता है एनर्जी को। नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन फर्स्टली इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड एंड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जब भी सेल के अंदर एनर्जी की, हमारी बॉडी में कहीं भी अगर एनर्जी की जरूरत होती है तो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज सप्लाइड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी molecule, that is adenosine triphosphate, ठीक है। Then this is what it is written here, transfers an energy into ATP to be used as energy for life functions। जितने भी life functions हैं उसमें energy use होती है और ये किस में present होगा, these are present in eukaryotic cell, example plant and animal cells। So this was about mitochondria। Next we'll talk about the Golgi apparatus, ठीक है। Golgi apparatus is also known as Golgi bodies, Golgi complex और Golgiosome। अब इस ऑर्गेनेल का नाम Golgi apparatus रखा गया था आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी, ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। सो अब इसमें इसका बेसिकली जो फंक्शन है, दिस इज एसोसिएटेड विद द फंक्शन और फंक्शन ऑफ म्यूकस, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर इट इज अ फ्लैटेंड सैक, ये आपको दिखाई देगा, ये फ्लैटेंड सैक्स हैं, फ्लैटेंड सैक स्ट्रक्चर है and this flattened structures are known as cisternae, इसको cisternae बोलते हैं and these are in the form of stake। stake मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से इनका लोकेशन, इनका जो लोकेशन वो होता है, फॉर्मेशन होता है, stake like फॉर्मेशन होता है। then clusters of tubules और वेसिकल्स, ढेर सारे आपको वेसिकल्स दिखाई देंगे यहाँ पे, you can see here वेसिकल्स, ठीक है, यहाँ पे वेसिकल्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, दीज आर सेक्रेटरी वेसिकल्स, दीज आर न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स। ये तो ये क्लस्टर्स ऑफ वेसिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन लार्ज वेसिकल्स और वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो लार्ज वैक्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड इन केस ऑफ गोल्जी apparatus। नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus? फर्स्टली सेल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो गोल्जी apparatus क्या करता है, बेसिकली इनको मॉडिफाई करता है, ठीक है, मेनली मॉडिफाई करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स को, सॉर्ट आउट करता है, मॉडिफाई करता है, पैक्ड करता है और उसके बाद इनको सिक्रेशन पर्पसेस के लिए या फिर सेल के अंदर ही यूज होने के लिए इनको सिक्रेशन का ये काम करता है, सिक्रीट्स, राइट। और दूसरा ये बेसिकली उन्हीं प्रोटीन को मॉडिफाई करता है जो RER बनाता है। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो RER प्रोटीन्स बनाते हैं उसी को बेसिकली गोल्जी apparatus मॉडिफाई करता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है, इट क्रिएट्स लाइसोसोम, ठीक है, तो लाइसोसोम इसी की बॉडी से ही बनते हैं, तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम ऑल्सो।
इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म्स, ठीक है। तो मेल एग इज नोन एज अ स्पर्म इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो स्पर्म्स जो होते हैं उनका जो हेड पार्ट होता है, दैट इज द हेड पार्ट इज नोन एज एक्रोसोम, और वही एक्रोसोम पार्ट को गोल्जी एपरेटस बनाते हैं। देन नेक्स्ट इनका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जब सेल डिवीजन होता है उस समय जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है दैट इज बी डन बाय गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So endoplasmic reticulum is revealed only through electron microscope। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और ये जो मेम्ब्रेन है वो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन सिस्टम की तरह इसमें फॉर्म होती हैं और ये पूरे साइटोप्लाज्म में दे आर जस्ट लाइक अ मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। ट्यूबुलर मेम्ब्रेन सिस्टम की तरह पूरे साइटोप्लाज्म में ये रहते हैं, एरिया कवर करते हैं। एंड इट प्लेसेस फ्रॉम वन एंड इट इज अटैच टू द न्यूक्लियस, और दूसरे एंड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच रहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक ये चैनल्स फॉर्म करते हैं, और ये जो चैनल्स होते हैं और इन्हीं चैनल्स में क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे you can say metabolic activities होती हैं, राइट। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगेन हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। यहाँ जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं डॉटेड स्ट्रक्चर, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। इन केस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ठीक है। इनके सरफेस पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, क्योंकि ये रफ अपीयरेंस को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली वर्क्स ऑन प्रोटीन, ठीक है। तो जो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच हैं, उनका काम क्या होता है, राइबोसोम का प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। तो तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिकली काम क्या हो गया, इट वर्क्स ऑन प्रोटीन। तो क्या जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है उसको कंप्लीट करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी हेल्प करता है, और इट ऑल्सो मेक्स मेम्ब्रेन, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क्स ऑन प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सेल का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, और ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होने की वजह से इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी आराम से होती हैं। तो ये एक्चुअली में व्हाट इट डज एक्चुअली इट डिवाइड्स द सेल इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, राइट। देन इट इज़ एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ मटीरियल, ठीक है। तो मटीरियल्स में हम अगर बात करें तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है और उसको स्टोर भी करता है। फिर मैंने बताया आपको रफ एंडोप्लाज्मिक क्या है, रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और बिकॉज दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हैविंग चैनल्स, इसमें चैनल्स होते हैं, तो इट एक्ट्स लाइक अ पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेल। तो इसको एक्चुअली में बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे जो भी मटेरियल इसके अंदर सिंथेसाइज हो रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो दैट इज व्हाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट इज द लाइसोसोम। नाउ लाइसोसोम इज एक्चुअली ये सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम ये होता है दैट दे विल डाइजेस्ट ऑल द worn out cells, weak cells, और
जो भी यू कैन से जस्ट लाइक अ स्कैवेंजर्स, जितना भी कूड़ा कचरा सेल के अंदर होता है, ठीक है, ये उसको क्लीन करने का काम करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम दे आर हैविंग। तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और इसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम के कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर स्पेयर लाइक, ठीक है, स्पेरिकल लाइक होते हैं और या सेक लाइक वेसिकल्स होते हैं, राइट। Then we'll see the functions of the lysosome. Lysosome का एक्चुअली में फंक्शन क्या है? They release enzymes that destroy worn out organelles in the cell. सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्जी बॉडीज है, ये सब जब ओल्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इनके जो डैमेज और ओल्ड पार्ट्स होते हैं, लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट करता है बाय यूजिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो यू कैन सी द पिक्चर हियर, डाइजेस्टिंग फूड, ठीक है। लाइसोसोम क्या कर रहा है? फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। देन नेक्स्ट इट इज डाइजेस्टिंग ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स को यू कैन सी द लाइसोसोम्स आर कमिंग एंड अटैचिंग टू इट एंड फाइनली व्हाट दे विल डू, दे विल डिस्ट्रॉय और इनगल्फ दिस होल पार्ट, ये डाइजेस्ट कर जाएंगे। देन डाइजेस्टिंग सेल्स, ठीक है, सेल्स को भी ये डाइजेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर कंटेनिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जब ये रिलीज होते हैं, ठीक है, तो जब ये रिलीज होते हैं तो जितने भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको वो क्या हो जाते हैं, जो टूटे और फूटे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनको डाइजेस्ट कर लेता है। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जब लाइसोसोम रिलीज होता है या यू कैन से बर्स्ट होता है तो उसके खुद के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उसके खुद के पार्ट्स को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑटो डाइजेशन ऑफ दिस सेल हो जाता है बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है क्योंकि अपने ही एंजाइम्स इसके इसको किल कर देते हैं इफ इट इज रिलीज्ड। तो दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द फंक्शन, ठीक है। तो और क्या करते हैं, क्योंकि अब ये डाइजेशन का काम करते हैं, तो लाइसोसोम ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देता है। देन दे डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग स्टार्वेशन। स्टार्वेशन मतलब होता है भूख से मरना, ठीक है। तो जिस समय सेल को लगता है कि फूड की डिफिशिएंसी हो रही है, स्कैसिटी हो रही है, तो उस समय लाइसोसोम क्या करता है, जितना भी स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है उसको वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। देन इसका दूसरा फंक्शन ये भी है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय कंट्रोल ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो जो भी स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है उसका कंट्रोल ब्रेकडाउन करता है नॉर्मल कंडीशन पे, ताकि एक नॉर्मल वे में एनर्जी रिलीज होती रहे, मिलती रहे, ठीक है। और जब स्टार्वेशन की कंडीशन होती है तो उस समय में जितना भी स्टोर्ड मटेरियल होता है उसको ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो ये लाइसोसोम के फंक्शंस हैं। Then next we'll talk about the vacuole. Vacuoles are basically found in the plant cells. Plant cells के अंदर बहुत बड़े बड़े vacuoles present होते हैं। Animal cell के अंदर vacuoles absent होते हैं, और अगर होते भी हैं, वैसे तो absent होते हैं, अगर होंगे तो बहुत ही कम होंगे और बहुत ही छोटे होंगे। तो वैक्यूल्स जो है वो बेसिकली प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो ये आपको वैक्यूल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। एंड वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड क्लियर स्पेसेस इन द साइटोप्लाज्म। फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। और इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। जिस मेम्ब्रेन से वैक्यूल कवर होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होता है, उसको हम सैप बोलते हैं, ठीक है। सो इन मैच्योर प्लांट लार्ज वैक्यूल्स ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द सेल। इसीलिए प्लांट सेल में क्या होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल होने की वजह से जो न्यूक्लियस का जो पोजीशन होता है वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लार्ज वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में मैंने आपको बताया कि वैक्यूल्स जनरली एब्सेंट होते हैं, और अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं या बहुत कम होते हैं। वैक्यूल का फंक्शन क्या होगा, दे कीप दिस सेल टर्जिड। सेल को क्या करते हैं, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, टाइटनेस प्रोवाइड करते हैं, और इसकी वजह से वैक्यूल की वजह से सेल जो होते हैं वो बेंड नहीं होते हैं, तो एक तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फिर वैक्यूल्स जो होते हैं वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करते हैं। तो ये इसके बेसिकली फंक्शन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फंक्शन
मूविंग मटेरियल अराउंड दिस सेल, ठीक है, सेल के अंदर सब्सटेंसेस को ले जाना, ठीक है, उसको पैक करना, फिर लेके जाना, अगर कोई भी डाइजेशन हो गया, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करेगा, उसके बाद वो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज़ करेगा और बाहर की तरफ रिलीज कर देगा, या फिर स्मॉल फूड पार्टिकल्स अगर वहाँ पे मेम्ब्रेन के पास आ रहे हैं तो वैक्यूल बनेगा, उसको लेकर आएगा, अंदर लेके जाएगा और इट विल प्रोवाइड फूड टू डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। तो ये इसका बेसिकली ये फंक्शन होता है, स्टोरेज का फंक्शन होगा और जो सब्सटेंस है उनको सर्कुलेट करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, नॉट रेगुलेशन बट सर्कुलेशन फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर पार्ट ऑफ दिस सेल। प्रोटोजोआ के अंदर हम बात करें, इन प्रोटोजोआंस लाइक अमीबा और पैरामीशियम, वैक्यूल्स जो होते हैं वाटर बैलेंसिंग में बहुत हेल्प करते हैं, यानी कि अगर बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाता है तो यही वैक्यूल्स क्या करते हैं, उस वाटर को वैक्यूल्स फिल करते हैं और मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज हो जाते हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि अमीबा जो है वो बर्स्ट नहीं होता, उसका जो सेल है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो बर्स्ट नहीं होता। तो इट ऑल्सो मेंटेन द वाटर बैलेंस इन केस ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक पैरामीशियम एंड अमीबा। सो ये हो गया हमारा जो हमने 3 टॉपिक्स अभी पढ़े, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया और वैक्यूल पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, और इनको आपको फाइंड आउट करना है। आंसर्स आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपको डिफरेंसेस लिखने हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, फंक्शंस आपको लिखने माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्गी बॉडीज के। फिर आपको डिफरेंस बताना है रफ और एंडोप्लाज्मिक, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाट इज पावर हाउस ऑफ सेल? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का और वैक्यूल का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट है, तो आप वीडियो को अच्छे से सुनिए और डायग्राम्स भी आपको वीडियो में ही दिए हुए हैं, तो यू कैन ड्रॉ डायग्राम राइट बाय ऑब्जर्विंग द डायग्राम्स थ्रू द वीडियो। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम स्टूडेंट, दिस इज स्टेसी मैम and today we are going to discuss on the remaining organelles, and this is also the last part of our chapter, that is chapter 1. So we'll go with the next topic, and this is cell inclusions. हमने प्रीवियस वीडियो में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। और सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? सेल इंक्लूजन्स आर द नॉन लिविंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम सेल इंक्लूजन बोलते हैं। और एग्जाम्पल्स क्या हैं? वैक्यूल्स एंड ग्रैन्यूल्स। तो वैक्यूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा है। नाउ विल स्टार्ट विद द ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स के एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स, एलिरोर ग्रेन्स एंड देन मिनरल क्रिस्टल्स। अब ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर लाई करते हैं, दे आर एक्चुअली नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और इनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। तो हम इसको देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल में सबसे पहले हम स्टार्च ग्रैन्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द स्टोरेज ऑर्गन्स, ठीक है। प्लांट के अंदर जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सच एज राइस, मेज, स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं प्लांट के, ये बेसिकली क्या है? दीज आर दी स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। और स्टोरेज ऑर्गन्स जो प्लांट के होते हैं उसी के अंदर स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। दीज आर अकर ओनली इन एनिमल सेल्स। देन कम्स अ fat droplets. What are fat droplets? These are found in the adipose cell of animals. Animals के अंदर अभी जब हम टिश्यू का चैप्टर पढ़ेंगे तो there we will learn about the adipose cell. तो adipose cells जो होते हैं वो फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फैट ड्रॉपलेट्स जो होती हैं ये एडिपोज सेल के अंदर ही मिलती हैं और these cells are present in the animals, ठीक है। So they are also found in the endosperm of castor and coconut. कोकोनट और कास्टर
सीड्स में जो एंडोस्पर्म होता है उसमें भी फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कॉटिलिडन्स ऑफ ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड और ग्राउंडनट की कॉटिलिडन्स में भी फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में, इन केस ऑफ एनिमल सेल, ये एडिपोज सेल में प्रेजेंट होंगे, और इन केस ऑफ प्लांट्स दे विल बी प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म ऑफ castor एंड कोकोनट, एंड ऑल्सो इन दी कॉटिलिडन्स ऑफ ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, देन नेक्स्ट एलिरोन। ठीक है, ये ग्रैन्यूल्स, दीज आर प्रोटीन स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। सो दीज आर प्रोटीन स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स विच आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म इन सीरियल ग्रेन्स। सीरियल ग्रेन्स के एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है मेज, व्हीट एक्सेट्रा, और भी इसमें एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, व्हीट एंड मेज। Then comes the mineral crystals. Mineral crystals, they are occur in plant cells. ठीक है, तो these occur in plant cells and they are mineral crystals of calcium oxide, silica, etc. ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है और सिलिका है, इस और कैल्शियम कार्बोनेट है, ऑक्जिलेट है, इस तरह के और भी बहुत सारे मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट ग्रैन्यूल्स। सो वी कैन सी हियर स्टार्च ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स, एलिरॉन एंड मिनरल क्रिस्टल्स। तो ये सारे इंक्लूजन्स के अंदर आते हैं बिकॉज सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दे आर नॉट लिविंग, सो दे आर नोन एज इंक्लूजन bodies or cell inclusions. Then we'll talk about the plastids. Plastids are found only in plant cell. Plant cell के अंदर plastids जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली 3 तरह के plastids होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीगोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, राइट, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर येलो पिगमेंट होता है, ऑरेंज पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, तो जो इसके अंदर येलो पिगमेंट होता है उसको हम जेंटोफिल्स बोलते हैं, और जो रेड और ऑरेंज पिगमेंट होता है उसको कैरोटीन बोलते हैं। देन कम्स अ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका काम होता है ये स्टार्च को स्टोर करके रखता है। सो यू कैन सी द डायग्राम्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो ये 3 तरह के प्लास्टिड्स हैं, एंड प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वी लर्न अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ वी सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये ग्रीन प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ऑरेंज और येलो पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू दी क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर दे आर क्लियरली मार्क्ड इनटू अ कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्लोरोफिल के अंदर ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, दिस इज नोन एज अ स्ट्रोमा। ठीक है, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, एंड अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कॉल्ड द ग्रेना। और ये ग्रेना, ठीक है, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम जो आपको दिख रहा है इसको ग्रेना बोलते हैं, ये जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ग्रेना एंड द मैट्रिक्स इज नोन एज द स्ट्रोमा। इसके अंदर राइबोसोम्स भी हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका अपना डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ही इनका अपना डीएनए होता है। ठीक है, देन ये थैलाकॉइड्स हैं। ठीक है, ये जो आपको ग्रीनिश पॉइंट दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली थैलाकॉइड्स, और ये स्टेक्स ऑफ थैलाकॉइड है। स्टेक मतलब एक के ऊपर एक, जैसे आप कॉइन्स रखते हैं वैसे इसको कॉइन की फॉर्म में रखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेक्स ऑफ थैलाकॉइड्स। तो ये थैलाकॉइड है, ये राइबोसोम्स हैं, और एक थैलाकॉइड से दूसरे थैलाकॉइड को जोड़ने वाला जो यू कैन सी ब्रिज है उसको लैमिला बोलते हैं। ठीक है, उसको लैमिला बोलते हैं। इसके अंदर ड्रॉप्स ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट हैं, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स हैं, जो हमने अभी ग्रैन्यूल्स पढ़े थे। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन इज देयर, आउटर मेम्ब्रेन इज देयर, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, क्योंकि ये 2 मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, ये प्लांट्स की ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दोनों के बीच में स्पेस होता है, उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इनके बीच में जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और ये जो पूरा स्ट्रेक है इसको हम ग्रेनम बोलते हैं, या फिर स्टेक्स ऑफ थैलेकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक से दूसरे थैलेकॉइड का जो कनेक्शन होता है उसको हम लैमेला बोलते हैं। इसके अंदर आप राइबोसोम्स देख सकते हैं, राइबोसोम इज प्रेजेंट, ड्रॉप्स ऑफ लिपिड प्रेजेंट, स्टार्च ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, इसका अपना डीएनए होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मैंने बता दिया कि इसकी अपना डीएनए होता है, तो इट हैज़ अ कैपेसिटी टू रेप्लिकेट, तो ये रेप्लिकेशन कर सकता है बिकॉज इट इज हैविंग अ डीएनए। देन नेक्स्ट फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? एनर्जी को, सनलाइट में जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, उसको पकड़ता है, और उसको पकड़ के उसको ट्रैप करके प्लांट को हेल्प करता है फूड बनाने के लिए थ्रू द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज मैन्युफैक्चरिंग द फूड, दैट इज वाई इट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल, ठीक है। कहाँ खाना बनता है? खाना बनता है किचन में, ठीक है। सो दिस क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली द किचन ऑफ द सेल। देन क्रोमोप्लास्ट, इसका फंक्शन क्या है? गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट, क्योंकि इसमें कौन कौन से पिगमेंट हमने बताए थे आपको, येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट्स होते हैं। तो फ्लावर्स में और फ्रूट्स में कलर इम्पार्ट करने का काम क्रोमोप्लास्ट का होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फूड को स्टोर करता है, बिकॉज इट इज अ कलरलेस पिगमेंट, तो ये फूड सिंथेसाइज तो नहीं कर सकता, ना ही कलर इम्पार्ट कर सकता है। सो इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड। देन नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होते हैं, जस्ट क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है। और किस तरह से होते हैं? सेंट्रोसोम के अंदर यू कैन सी द स्ट्रक्चर, सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से राइट एंगल की पोजिशन पर प्रेजेंट होते हैं। और ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये अगेन दे आर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। You see the structure, microtubules they again form of ये, ठीक है। सेंट्री ये जो आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। सो दीज आर 2 centrioles which are right angle to each other and these are made up of microtubule triplets, ठीक है। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, these are microtubule triplets, ठीक है। तो now centrosome, these are made up of 2 perpendicular cylinders called the centriole। तो सेंट्रोसोम के अंदर ही सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, एंड इसके अंदर बेसिकली किस चीज से बने हुए हैं? दे आर फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। एंड एक पॉइंट इज दिस, सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होते हैं, प्लांट सेल के अंदर नहीं होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं। एंड इट ऑल्सो अपीयर्स एज अ राउंडेड मास, गोल गोल राउंडेड मास की तरह अपीयर करते हैं, और इनके अंदर जो 2 बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ये जो राइट एंगल टू ईच अदर, दीज आर नोन एज द सेंट्रियोल्स। सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? दे माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे क्या करते हैं एक्चुअली में? दे प्रोवाइड स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स को जो कि क्रोमोसोम पर अटैच, जिससे क्रोमोसोम अटैच रहते हैं। तो क्रोमोसोम के अटैचमेंट में स्पिंडल फाइबर हेल्प करते हैं, और उनको एक पोल से दूसरे पोल में जब उनको जाना होता है तो दीज स्पिंडल फाइबर्स दे पुल द क्रोमोसोम, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर की हेल्प से ही क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ जाते हैं। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे विल लर्न अबाउट द डिफरेंट फेजेस, जिसमें एनाफेज, मेटाफेज सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो एनाफेज के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पोल्स की तरफ जाते हैं, तो जो पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो पुलिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। सो दिस स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय द सेंट्रोसोम, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन
यहाँ पे फिर से हम एक बार देख लेंगे, सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, इट लाइज नियर द न्यूक्लियस एंड देन इट अपीयर्स एज अ राउंडेड मास कंटेनिंग टू स्मॉल बॉडीज, इसको हम सेंट्रियोल्स बोलेंगे, और ये एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। सेल डिवीजन के समय में ये माइग्रेट हो जाते हैं ऑपोजिट पोल्स में, ठीक है, पोल्स सेल के ऑपोजिट पोल्स में ये माइग्रेट कर जाते हैं। देन लास्टली विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हमने एनिमल्स और प्लांट सेल में हमने पढ़ा है कौन से पार्ट्स एनिमल सेल में हैं, कौन से प्लांट सेल में नहीं है या एनिमल सेल में नहीं है। सो फर्स्टली प्लांट सेल यूजुअली लार्जर विद डिस्टिंक्ट आउटलाइंस। प्लांट सेल क्या होते हैं, वो यूजुअली बड़े होते हैं और उनकी एक डिस्टिंक्ट, एक क्लियर आउटलाइन होती है। वेरएज एनिमल सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं या ओवल होते हैं और उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो इतनी क्लियरली विजिबल नहीं होती, इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होती हैं। प्लांट सेल नेक्स्ट इज दी साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो लेस डेंस होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रैन्यूल्स या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो लाइट होते हैं, बहुत लेस डेंस होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है एनिमल का वो डेंसर होता है, ज़्यादा घना होता है, डेंस होता है, और उसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमने अभी ग्रैन्यूल्स पढ़े थे सारे, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर दे आर प्रेजेंट एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, जो हमने भी पढ़े थे। प्लास्टिड्स बेसिकली 3 टाइप्स हैं, क्रोमो, क्लोरो एंड लीकोप्लास्ट। अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं और अलग अलग फंक्शंस होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। इन केस ऑफ प्लांट सेल साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक थिन फिल्म की तरह होता है और पेरिफेरी की तरफ पुश्ड रहता है, और एनिमल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो ऑलमोस्ट पूरे सेल को कवर करता है, ठीक है। पूरा का पूरा जो इंटायर सेल होता है वो साइटोप्लाज्म उसमें पूरी तरह से फिल्ड रहता है और इसमें सिर्फ एक थिन लाइनिंग की तरह रहता है और पेरिफेरी तक रहता है। तो ये जो है डिफरेंसेस हैं बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको शो किया, यू कैन सी हियर, ठीक है। ये सेल वॉल इज प्रेजेंट जो इसमें एब्सेंट है। देन क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। इसमें आप देख सकते हैं एक बड़ा सा वैक्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियस की पोजीशन आप देख रहे हैं टूवर्ड्स द पेरिफेरी हो गई है। यहाँ पे न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म यहाँ पे देखिए उतना ज़्यादा डेंस नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस है क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। सो यू कैन सी द डायग्राम, डिफरेंसेस आपको इसमें आराम से डायग्राम को देखकर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देन अकॉर्डिंगली विल मूव टू द असाइनमेंट। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बताना है, सेंट्रोसोम का बताना है, क्रोमोप्लास्ट का। वेरी इजी, सब हम डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक में। डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल जस्ट नाउ हमने पढ़ा है। प्लास्टिड डिफाइन करना है, उसके टाइप्स बताने हैं, व्हाट आर ग्रैन्यूल्स एंड इसके टाइप्स आपको बताने हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल ऑर्गेनेल्स लिविंग पार्ट है, ये डेड पार्ट्स हैं। इसमें हम एक दो एग्जाम्पल्स दोनों में यू कैन गिव। फिर आपको क्रोमोप्लास्ट एंड सेंट्रोमेर का लेबल डायग्राम बनाना है, राइट। उसके बाद विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज अ किचन ऑफ द सेल, अभी हमने पढ़ा है। सो to find out and see the video and find out the answer, ठीक है। So with this हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। Now we'll next chapter will take in the next video। तो इसके सारे पार्ट्स आप अच्छे से पढ़िए और कहीं पे कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, you can ask me, right? Thank you very much।